हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड है हमारा। और यहाँ पर जो टॉपिक सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, अगर इसको पढ़ा जाए आपसे, कहा जाए क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद द नॉर्मल एरिया ऑफ एनी सरफेस। मतलब कोई सरफेस होगी और उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, और तो उन्हीं लाइंस का जो पूरी जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जनरली अगर कहा जाए तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलावा कई चीजें जो है क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, केवल सिंपल आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कोई भी ग्रेविटी या कोई भी फील्ड किसी एरिया से जब जाती है, पास होकर निकलती है, तो वो हमेशा एक फ्लक्स को बनाएगी, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से पास हो रही होंगी तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अगर इसी पर मैग्नेटिक लाइंस जब हमारे किसी एरिया से पास होंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। और जब ग्रेविटेशनल वाली फील्ड की लाइंस जो होती हैं वो हमारी जब किसी एरिया से पास होंगी तो वो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो सिंपल सा फ्लक्स के बारे में कहा जाए तो समझ जाइएगा कि एरिया से कुछ ना कुछ पास हो रहा है, जो सी फील्ड पास हो रही होगी वही हमारा फ्लक्स होगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं डायग्राम को लेकर तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया मैंने, और मैंने यहाँ पर एक किसी सरफेस को लेके बनाया। सरफेस मतलब कि कोई भी एरिया हो सकता है, 2D में हमने यहाँ पर लिया, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बुक ली और बुक को ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर मैंने आके खड़ा कर दिया। जैसे मान लीजिए ये रही हमारी एक बुक है, जिसको मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये हमारी बुक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक और ड्रॉ कर दी मैंने। तो आप देखेंगे कि जब ये हमारी बुक ऐसे पूरी खड़ी होगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करके निकल रही होंगी। सिंपल सी बात है। और जो भी जितनी बुक पार्ट पूरा है उसके पूरे पार्ट्स के अंदर से, पूरी बुक के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बुक जो है, तो बुक के बारे में कैसे बात की जाएगी कि बुक के अंदर से पास कर रहा है सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो बुक के अंदर से पास कर रही है। तो बुक से अगर क्या डाटा मिलता है तो हम लोग बुक का एरिया लेते हैं। एरिया कैसे लेते हैं, तो एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है, कोई भी सरफेस होगी तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये रही हमारी सरफेस, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा हाथ जो है ये एक सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर की से बात की जाए तो ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर एंगल ऐसे बनेगा। तो ये हमारा जो मार्कर है वो हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर को हमने डिफाइन कर दिया ए वेक्टर से। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब थोड़ा सा डायग्राम को और देखते हैं और इसके विषय में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल तौर पर मैंने फिर से सिमेट्रिकल डायग्राम बनाने की कोशिश करी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया वैसे ही जैसे बनी थी, और फिर मैंने क्या किया, जो बुक रखी हुई है इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बेंड किया। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इस बुक को बेंड किया, थोड़ा सा झुका दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऊपर वाली जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस बुक के ऊपर से ही निकल गई, वो तो बुक को क्रॉस करी ही नहीं। ऐसे नीचे वाली जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी इस बुक को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मतलब क्या, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो बुक के अंदर से होके जा रही होंगी।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बन रहा होगा वो थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब कम जगह से पास होके निकल रही है। दैट मीन याद रखिएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इसके अंदर से वही हमारा फ्लक्स बनाएगा, वही हमारा मैग्नीट्यूड होता है फ्लक्स का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो गई तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस प्रकार है। अगर एरिया वेक्टर के बारे में बात किया जाए तो देखिए कि जो हमारा जो सरफेस है वो ऐसे रखा हुआ है और सरफेस के परपेंडिकुलर में से एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसे होगा, देखिए इस प्रकार हो। अब एरिया वेक्टर इस प्रकार हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, थोड़ा सा एंगल पे बेंट होगा इस प्रकार। तो हमने कहा एरिया वेक्टर जो इसका है वो कुछ इस प्रकार होगा परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार और एरिया वेक्टर इस प्रकार है, तो इनके बीच कुछ ना तो कुछ एंगल बन रहा होगा। तो इस एंगल को कह दिया हमने थीटा एंगल। तीसरा डायग्राम और बना के देखते हो, फिर उसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिमेट्रिकल हमने ऐसे बनाया, जैसे यहाँ पर पीछे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को थोड़ा और आगे हमने ड्रॉ कर दिया। और अब क्या हमने क्या किया, इस बुक को पूरा ही हॉरिजॉन्टली ही मैंने रख दिया। दैट मीन कि बुक को मैंने इस प्रकार रख दिया। जब मैंने बुक को ऐसे रख दिया तो आपको फिर दिख रहा होगा कि अब इसमें जो दो लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इससे पास होके जा रही थी, लेकिन अब तो वो भी दो लाइनें जो बची वो भी पास होके जा रही हैं। ऐसे नीचे वाली भी पास होके नहीं जा रही होगी। तो हमने सिंपल से देखा कि जब हॉरिजॉन्टली जब किसी प्लेन को हम लोग रख देंगे तो उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होके नहीं जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होके जाएगी ही नहीं तो सिंपल सी बात है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा ही नहीं। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से होके नहीं जा रही होंगी। अगर बात की जाए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में है ई। और एरिया वेक्टर के बारे में बात की जाए तो हमारी जो बुक है या फिर जो भी सरफेस है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटर साइड में होगा, तो नीचे की तरफ निकला होगा या फिर ऐसे ऊपर की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे नीचे की तरफ हमने मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच एंगल कितना बन गया यार, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जो इस एंगल को हमने कह दिया थीटा एंगल। तो हमने तीन डायग्राम देखे कि अगर पूछा जाए कभी आपसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा फाइंड करना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी सरफेस होगी उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो हमेशा इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स बनेगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। या फिर सेकंड पार्ट दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमारा फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। याद रखिए दो प्रकार कहा मैंने, सरफेस जब बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बोलेंगे, एरिया वेक्टर के विषय में जब बात करेंगे तो पैरेलल के विषय में बात करेंगे। इस बात को याद रखिएगा पॉइंट। यहां पर भी ऐसे केस हुआ और थर्ड डायग्राम में भी आप केस को देख रहे हैं। अब जैसे कि बात करें सिंपल सा कि जो फ्लक्स के बारे में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दैट मीन स्केलर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। डॉट को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो आपको पता है क्या आता है हमारा, इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा, जहां पर E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द एरिया एंड cos थीटा क्या होता है, थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना हुआ एंगल है। तो ये हमारा फ्लक्स के बारे में फॉर्मूला देख लिया हम लोग ने। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में अगर इंटर वाला कोई बच्चा है जो आपके इंटर में पेपर देने जा रहा है, तो अगर उसको ये डिफिनेशन नहीं याद होती है तो सिंपल सा आप इस फॉर्मूले का यूज करके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कहलाता है फ्लक्स। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सरफेस को परपेंडिकुलर रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, या फिर सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो भी हमारा फ्लक्स जो बनता है वो मैक्सिमम बनता है। सबसे मिनिमम कब बनेगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो हमारा मिनिमम फ्लक्स बनाता है, दैट मीन जीरो फ्लक्स बनता है। या फिर सेकंड लैंग्वेज में जब सरफेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तो वहां पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम बनेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। इसमें इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं सारे उन कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। गॉसेस लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आगे जो वीडियो बनेगी उनको आप देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।